नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देवभूमि के दंगल में बात करेंगे रिपोर्ट में कितना दम, बेरोजगारी और गरीबी का। और देवभूमि के दंगल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर बता देते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का दौरा। लखनऊ से खबर, दिल्ली से निर्वाचन आयोग की टीम लखनऊ पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल भी साथ में मौजूद। बता दें आपको कि लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हो चुका है चुनाव आयोग। यूपी में 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। भारत निर्वाचन आयोग की टीम का दौरा। दिल्ली से निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची लखनऊ। बता दें आपको कि लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस चुका है चुनाव आयोग। अब राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की जाएंगी, मीटिंग की जाएगी चुनाव को लेकर। और बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की अब तक की सभी सरकारें पहाड़ के विकास के दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही कुछ दावे सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण के सदन में पेश हुई रिपोर्ट में भी सामने आया, जहां प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ के जिलों की प्रति व्यक्ति आय जो आज के समय में है, वो मैदान के जिलों में 1 दशक पहले थी। पहाड़ के जनपदों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1 लाख के आसपास थी, जबकि देहरादून और हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय साल 2011 में इससे भी ज्यादा थी। हरिद्वार में तो 1 दशक पहले भी पहाड़ के इन जिलों की मौजूदा से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय थी। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे ही जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में उद्योग 5 गुना, जबकि निवेश 20 और नौकरी 8 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी की दर घटकर 4.9% हुई। पिछले वर्ष राज्य की बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। हालांकि सेवायोजन कार्यालयों के पंजीकरण के अनुसार राज्य में कुल 9 लाख के करीब बेरोजगार युवा हैं। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण में उत्तराखंड की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इससे विकास बाधित हो रहा है और रोजगार पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड की कुल 44 जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगाई है। इनके बनने से तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता था। वही आर्थिक सर्वेक्षण में उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर में अगले कुछ सालों में 20 लाख नई नौकरियां आने की संभावना है। धामी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सदन में पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई। सवाल यह है कि क्या भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पहाड़ की सरकार होने के बावजूद पहाड़ पर ध्यान नहीं दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। साथ ही राज्य के 9.17 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। खुलासा 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से हुआ है। इस अवधि में बेरोजगारी दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट रखी।
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 58% होने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 12.64% बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में उद्योग 5 गुना जबकि निवेश 20 और नौकरियां 8 गुना तक बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 4.9% हुई है। पिछले वर्ष राज्य की बेरोजगारी दर 4.8% थी, जो अब घटकर 4.9% रह गई है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण हो चाहे कर्ज का बोझ हो, ये सब खुली किताब की तरह सदन में प्रस्तुत है। कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। 2017 तक 35,000 करोड़ का कर्ज राज्य को था। अब यह कर्ज बढ़कर 1,05,00,000 2022 तक था और मैं समझता हूँ कि कर्ज और आगे बढ़ने जा रहा है, जो इस प्रदेश के लिए बहुत चिंतनीय भी है और डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कोई भारत सरकार द्वारा कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य का जो जिसे कहा जाए चहुमुखी विकास है वो निरंतर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरीके से फोकस हुआ है उससे कहा भी जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रोथ इंजन होता है विकास का। तो जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ रोड्स, उससे टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट मिली, उसमें इन्वेस्टर्स को सपोर्ट मिली और यही सब तमाम सारे कारण हैं जो प्रोएक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट के लेवल पर निरंतर हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ के विकास दर में भी तेजी आ रही है। वही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है। रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ के जिलों की प्रति व्यक्ति आय जो आज के समय है वो मैदान के जिलों में 1 दशक पहले थी। पहाड़ के जनपदों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 1 लाख के आसपास थी, जबकि देहरादून और हरिद्वार के प्रति व्यक्ति आय साल 2011-12 में इससे भी ज्यादा थी। हरिद्वार में तो 1 दशक पहले भी पहाड़ के इन जिलों की मौजूदा से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय थी। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर आज भी ऐसे जिले हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय अभी तक 1 लाख भी नहीं पहुंच पाई है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। देखिए क्या है कि एक तो पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है और ये मैंने पहले भी कहा था कि इसको कैटेगराइज करना चाहिए। जो भी हम आर्थिक उन्नति की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जिलावार हमको इसको मॉनिटर करना चाहिए। होता क्या, सबसे अधिक हरिद्वार की क्यों आती है, पर कैपिटा इनकम हरिद्वार की सबसे अधिक है। आखिर क्यों आती है? क्योंकि वो सिडकुल है। उसमें रूपपुर की क्यों आती है, गाजीपुर क्यों आती है? क्योंकि वो सिडकुल है। तो जहाँ ये इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर आर्थिक हमारे जो पर कैपिटा इनकम है ये बढ़कर आती है। सरकार सचमुच में इस पर ध्यान दे तो घर और गांव में इस बात का चिंतन मनन सरकार और जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए कि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे। वहां की जो ज्वलंत समस्याएं उनका समाधान सचेतन ढंग से संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम रोजगार और स्वरोजगार को गांव घर तक पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पे लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी। सर्वेक्षण को आप देखें तो पिछले जो हमारे 24 साल है तो उत्तराखंड ने निश्चित रूप से काफ़ी तरक्की की है। उसमें हमारा क्या रेवेन्यू कितना आता था, 300-400 करोड़ भी नहीं था, आज हज़ारों करोड़, 12-13 हज़ार करोड़ तक नहीं टैक्स रेवेन्यू हो गया है। इसी तरह उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी, आज क्या है, 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर चली गई है। वो राज्य का जो था इकोनॉमी वो आज कई हज़ार करोड़ की चली गई है। निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों में
जो कि हम यही करके तो मेरे ख्याल से संतोष करना या वो उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की अब तक की सभी सरकारों के पहाड़ के विकास के दावों की पोल खोल दी है। सदन में पेश हुई रिपोर्ट में सामने आया है कि जहां प्रति व्यक्ति आय में मैदान से 1 दशक पीछे पहाड़ चला गया है, तो वहीं पहाड़ों से पलायन भी लगातार जारी है। सवाल ये है कि बिना पहाड़ के विकास आखिर प्रदेश का ये कैसा विकास हो रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ का विकास नहीं हो पा रहा है। दोनों ही सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं कि पहाड़ का विकास अब तक नहीं हो पाया है। और साथ ही साथ वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, युवा हैं, वो रोजगार से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पहाड़ से पलायन अधिक संख्या में हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन वैशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन वैशाली जी, ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? पहाड़ में स्थिति अभी भी वैसी है, जस की तस है। पहाड़ में विकास नहीं हो पा रहा है। पहाड़ की समस्याओं को सरकार अनदेखा कर रही है, ये आरोप है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहाड़ की स्थिति जबरदस्त नहीं है, लेकिन मैदान और पहाड़ का आपने जो डिफरेंस किया है उसको अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर पहाड़ पीछे है, मैदान आगे है। उसके आगे पीछे रहने के कारण भी ये रहते हैं कि मैदान की भौगोलिक स्थिति और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति दोनों में अंतर होता है। जहां हरिद्वार सबसे ज्यादा इनकम वाला क्षेत्र है, तो वहीं बागेश्वर, चमोली की बात करें, जो सीमांत हमारे जिले हैं, उनमें अपेक्षाकृत बहुत कम पर कैपिटा इनकम भी दिख रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 8-9 सालों में पहाड़ी राज्यों के लिए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल हो, वहां से लेकर श्रीनगर तक, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने से लेकर विकास को गति दी है, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि पहले की सरकारें यहां तक सोच भी नहीं सकती है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना शुरू किया और उसका नतीजा अब दिख भी रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। ये और मुझे लगता है ये जो डिफरेंस आप खुद आंक रहे हैं, डिफरेंस को कैसे कम करेंगे, इस और सरकार कैसे काम करेगी, ये भी तो देखना है ना। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था, आपने बीच में थोड़ा सा पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि अभी हमने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर किया, जिसमें पहाड़ी इलाकों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए एक बृहद योजना औद्योगिकरण की बनाई गई है, विकास की बनाई गई है, और उसको हमारी सरकार धीरे धीरे धरातल पर लाने के लिए काम कर रही है। और जिस दिन मुझे लगता है कि कुछ ही समय रह गया उसका भी, और धीरे धीरे चल रहा है, और बहुत जल्दी ये जो खाई है ये कम होगी और पहाड़ पर भी बहुत ज्यादा विकास होगा, क्योंकि हमारी सरकार पहाड़ों के हिसाब से विकास करने के लिए अपना प्लान बना रही है और उस प्लान पर काम भी कर रही है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला जी भी हैं। मोहन जी, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे उत्तराखंड में विकास के नाम पर करती है, उस पोल को खोलने का काम जो है ये रिपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से सबसे अधिक जो है वो गंभीर मुद्दा बना हुआ है, रोजगार उत्तराखंड के अंदर सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आज जिस तरीके से ये रिपोर्ट जो सदन में पेश हुई है, इस तरीके से पहाड़ और मैदान के भारतीय जनता पार्टी जो चैनलों पर बैठकर सफेद झूठ बोलने का काम ये करते हैं, नामों पर करते हैं, ये उसकी पोल खोलने का काम है। क्षेत्रों में या अब तक के को रोकने से लेकर और अब तक के जिस पर जो काम हुआ, अगर पिछले 9 सालों से 10 सालों से अगर भारतीय जनता जुमलों से बाहर निकलकर बड़े बड़े सपने दिखाने, हकीकत कुछ और होती। 1 करोड़ से ज्यादा का कर्जा
होने का नाम ना होता। आज प्रति व्यक्ति से ज्यादा का कर्जदार है, शायद ये कर्जदार ना होता। और आप जिस मैदानी क्षेत्रों में आज आप बात कर रहे हैं, इस पे भी अगर आप बात करने की बात करेंगे तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इंडस्ट्रीज एरिया लगे हुए हैं। और इन इंडस्ट्रीज एरियो पर अगर काम करने का काम किसी ने किया 2002 से लेकर और उसके बाद 2012 से 17 के बीच में, तो ये आपको भली भांति परिचित है। चाहे काशीपुर के करूं, चाहे उधम सिंह नगर के विषय में बात करूं, चाहे भादराबाद के विषय में बात करूं, ये वो इंडस्ट्रीज एरिया हैं जहां पर की सरकारों ने किया। आप ग्लोबल इन्वेस्टर की बात तो करते हैं, पर धरातल पर क्या है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है एक सबमिट किया था, इन्वेस्टर किया था, कितना रोजगार आया, कितना स्वरोजगार आया, ये बड़ा चिंतनीय था। आप करते रहे बड़े बड़े हवाई दावे करते रहे, इन हवाई दावों से ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके दावों को खोलने का काम कर रही है। आज जिस तरीके से जो खाई पैदा हो रही है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वो पलायन आयोग पलायन कर गया पहाड़ से, अब इससे ज्यादा और क्या बचा होगा आप समझ सकती हैं। बहुत ही चिंतनीय है। और जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आज जो है उत्तराखंड का कर्जदार बनता जा रहा है, आज जिस तरीके से प्रति व्यक्ति जो है कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, ये अपने आप में चिंतनीय है। ये रिपोर्टें जो पेश हो रही हैं, इनमें भी आधे से ज्यादा रिपोर्टें तो सरकारों की वो हैं जो अगर आप सरकार के आंकड़ों पर जाएंगी और हकीकत पर जाएंगी तो जमीन आसमान का अंतर है। देहरादून के अंदर अगर आप बेरोजगार की संख्या पर जाएंगी, आप मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, आपको रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ते हैं, बीच बीच में रजिस्ट्रेशन बंद है सेवा योजना कार्यालयों में। तो आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप ये 40 का 25 साल आगे का विजन, इन विजनों से खाली सपने दिखाने से प्रदेश नहीं चलेगा, आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। और आज आपकी पोल जो है लगातार खुलने का काम हो रही है, और ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ को जो ये जनता के बीच में भी और चैनलों में बैठकर भी कहते हैं, उस पोल को खोलने का काम कर रही है। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट को लेकर? यशी जी, हमारा मानना है कि झूठी सरकार की झूठी रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट ये पेश हुई है, ये भी जो है सरासर झूठ का पुलिंदा है। क्योंकि यशी जी, हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि प्रदेश कितने कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्जदार है। हाँ, रिपोर्ट अगर सरकार ये पेश करती कि प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया कर्जदार है, ये रिपोर्ट पेश नहीं करनी चाहिए थी कि 1 लाख प्रति व्यक्ति की आय हो चुकी है। अगर 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय होती तो वो इतना प्रदेश इतने कर्ज में मुझे लगता है ना होता। लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। क्योंकि अगर पहाड़ की उपेक्षा ना हुई होती तो इतना पलायन पहाड़ से ना होता। आज भी इतना पलायन पहाड़ से हो रहा है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अगर 1 लाख भी हम मान ले पहाड़ की, क्योंकि सरकार कह रही है कि 2020-21 में भी 1 लाख प्रति व्यक्ति आय नागरिकों की थी, लेकिन उसके बाद भी पलायन हो रहा है। यशी जी, हम समझ सकते हैं इस बात को। अगर मैं 1 लाख रुपए महीना अपनी इनकम ले रहा हूं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर प्रदेश में जाकर रोजगार करने की। आपका सेवा योजना कार्यालय बता रहा है कि 9 लाख युवा जो है बेरोजगार हैं। क्योंकि वो 9 लाख वो आंकड़ा दे रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं करवाया है युवाओं ने, उनका आंकड़ा कहां पहुंचेगा? ये जो रिपोर्ट है सरासर झूठी रिपोर्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल के मंत्री और अधिकारी बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं है, ये उत्तराखंड है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड के मंत्री और उत्तराखंड के अधिकारी उत्तराखंड को लूट कर खा चुके हैं। इन्होंने नौकरियां जो युवाओं की हैं वो नीलाम कर दी हैं। युवा कर्ज में है, प्रति व्यक्ति जो है उत्तराखंड का वो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर प्रति व्यक्ति आय इस रिपोर्ट के आधार पर भी होती तो मुझे लगता है उत्तराखंड इतने भारी भरकम कर्ज में ना होता। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, पहाड़ की अनदेखी हो रही है। यशी जी, आज की जो डिबेट है ये 24 साल का दर्द आप जो है दिखा रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार ने अपनी नाकामी सदन में रखी है और आज ये सार्वजनिक हुई है। हम इन 24 वर्षों में यही बात बोल रहे थे के लिए और जिनके लिए राज्य मांगा गया था, सरकारें उनकी अनदेखी कर रही है। फिर वो चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही। अब आप देख लीजिए
जो हम कहते थे वो आज सदन में रिपोर्ट आ गई। मतलब उत्तराखंड की इनकम को जो बाजीगरी करके दिखाई गई है कि 1 लाख भी अब इनकम पहाड़ में अभी कुछ जनपदों में नहीं है, जैसे बागेश्वर चमोली। कहने का मतलब है कि 10 साल पहले जो हरिद्वार उधम सिंह नगर की प्रति व्यक्ति आय बाजीगरी के तहत इन सरकारों ने दिखाई थी, ये इतना आंकड़े छुपाने के बावजूद भी उत्तराखंड में 1 लाख प्रति व्यक्ति आय नहीं दिखा पा रहे हैं, जबकि प्रति व्यक्ति 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति कर्ज में चला गया है। किसान की पहाड़ों में हालत ऐसी है कि 500 रुपए उसको जो है किसान सम्मान निधि के रूप में मिलती है, और ये सरकार वाही लूटती है कि हम 500 रुपए महीना देकर किसान की आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं, उसकी दुगनी आय कर रहे हैं। कहने का मतलब है कर्मचारी, व्यापारी और उद्योगपतियों को पहाड़ों से अलग कर दिया जाए उनकी आय का, तो किसान की आय तो 1000 रुपए महीना भी नहीं है। तो कहने का मतलब है जिस राज्य के अंदर 10 पर्वतीय जनपद में विकास का ताना बाना बुनना चाहिए था, यह सरकार पूंजीपतियों के इशारों में, माफियाओं के इशारों में शहर और शहर के इर्द गिर्द विकास का ताना बाना बुना। इसीलिए आज ये रिपोर्ट का जो सार्थक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि 1 दशक से पहले जो कभी हरिद्वार में आंकड़े दिखाए गए थे इनकम के, वो पहाड़ में आंकड़े अभी तक नहीं चढ़ पाए। यह शर्म की बात है। इन 24 वर्षों में 44 पन बिजली परियोजनाएं इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक बेईमानी के कारण वो जल विद्युत परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई, जिस कारण हजारों करोड़ का नुकसान उत्तराखंड के जनता को हुआ है, सरकार को हुआ है। तीसरी बात, 12 से 14 लाख ऐसे सेवा नियोजन कार्यालय में लड़कों के रिकॉर्ड हटा दिए गए जो 40 साल से ऊपर उम्र के हो गए, जिन्हें नौकरियां नहीं मिली, वो बेरोजगार होकर, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनके आंकड़े हटा दिए। उसके बावजूद भी 9-9.5 लाख लोग अभी भी बेरोजगार सेवा नियोजन कार्यालय में सरकार के गाल पर तमाचा मार रहे हैं कि आखिर आप रोजगार दे किसको रहे हो जब यहाँ का प्रतिभावान मूल निवासी बच्चा बेरोजगार है। मेरा कहने का मतलब है मैदान और पहाड़ के बीच की खाई इन राजनीतिक बेईमानों के द्वारा इतनी खोद दी गई है कि अब आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि ये राज्य जो है चंद उद्योगपतियों की हाथ की मुट्ठी में आ गया है, जिस कारण यहाँ के मूल निवासियों की हर इच्छा के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। यही कारण है कि बेरोजगार संघ बन गए, पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, राजधानी का पता नहीं है, प्रति व्यक्ति कर्ज में डूब चुका है, विकास की योजनाएं पहाड़ से हटा दी गई हैं, भू कानून खत्म करके जमीनों पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, मूल निवासी के अस्तित्व को खतरे में इन्होंने डाल दिया है। उत्तराखंड आज अपनी पहचान के लिए पुनः संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। यह रिपोर्ट ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी जो तराजू वालों की पार्टी है, इसने उत्तराखंडियत को खत्म करने में कोई ठीक है। शांति प्रसाद जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होता है और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं रिपोर्ट में कितना दम, बेरोजगारी दर कितनी कम। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहाड़ कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहाड़ से ही है, और अगर पहाड़ के लोगों की ही अनदेखी की जाएगी तो आखिर कैसे काम चलेगा। दोनों ही सरकारें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन आज भी उत्तराखंड में उत्तराखंडियत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई जो है वो जारी है। चर्चा हम आज इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी, पहाड़ से ही उत्तराखंड है, पहाड़ ना हो तो उत्तराखंड नहीं, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ के लोगों की अनदेखी की जा रही है या पहाड़ में जिस तरीके से विकास नहीं पहुंच पा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? क्योंकि कहीं ना कहीं पलायन भी एक बड़ा मसला है उत्तराखंड का और खासकर पहाड़ के लोगों के लिए। देखिए यशी जी, मैं कई बार आपकी डिबेट में कहा है कि 5 मूलभूत चीजें विकास के लिए होती हैं। ये बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये आप ये मुहैया नहीं करा पाएंगे तो निश्चित तौर पर जहां ये चीजें होंगी वहां लोग पलायन कर जाएंगे।
देखिए पलायन दो तरीके का होता है, एक इंटर स्टेट है, एक स्टेट के बाहर है। अब इंटर स्टेट अगर आप देखें तो जिन जिन जगह की इसमें प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बताई गई है, वहां पलायन ज्यादा हुआ है पहाड़ से और लोग ज्यादा आके रहने लगे। दूसरी चीज, क्योंकि सुविधाएं वहां थी। मैदानी जो हमारे 3 जिले हैं या आधा आप नैनीताल को भी ले लें, उसमें अगर हम देखें तो इन जगह अगर सुविधाएं ज्यादा है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है और आपके हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ है, पहाड़ में नहीं है। और इस वजह से यहाँ लोग बसना पसंद करते हैं। और स्थिति तो यह है कि फौज में हमारे लोग होते हैं और वो उनके क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए कुमाऊं का आदमी हल्द्वानी, रुद्रपुर या काशीपुर बस जाता है और गढ़वाल का आदमी हम ये कहें कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार में बस जाता है। तो देखिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये हो रहा है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, निश्चित तौर पर आबादी बढ़ती है तो बेरोजगार भी बढ़ते हैं। भाई काला जी ने ठीक, होटल बंद कर देते हैं, ऑनलाइन में नहीं किया जा रहा है। देखिए 9 लाख तो रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हों जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। और अगर आप देखेंगे तो जो मैदानी जिले हैं जिनमें इंडस्ट्री की भरमार है, चाहे वो किसी ने करी हो, मैं मानता हूँ कि तिवारी जी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई उत्तराखंड के अंदर, और उसके बाद अब दोबारा से प्रयास उसका हो रहा है कि नई इंडस्ट्रीज आए, नए नए क्षेत्रों में निवेश हो और उससे यहाँ की जनता को लाभ मिले। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, एक स्लो प्रोसेस है, जो जब वो चीजें स्थापित होंगी उसके बाद उसके परिणाम सामने आएंगे। अभी ये सब प्रोसेस में है। लेकिन ये भी सही है कि देखिए पलायन तो हुआ है, गांव के गांव खाली हुए हैं और सरकारों ने प्रयास भी किया है। लेकिन आप ये देखिए कि पहाड़ की खेती तो बंदर और सुअर कर रहे हैं, तो जब खेती का उपयोग ही नहीं है तो निश्चित तौर पर वो लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट हुए हैं। और उसी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जो प्रतिवर्ती आय है वो बढ़ी है और पहाड़ के जिलों में कम हुई है। ये ऐसी जी। ठीक है नवीन प्रशाले जी, मैदान पहाड़ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है वहां के युवाओं को, 9.5 लाख लोग बेरोजगार हैं। अभी विपक्ष यही सवाल कर रहा था कि आखिर कौन लोग हैं जिनको आप रोजगार दे रहे हैं? अगर 9.5 लाख बेरोजगार और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, जो नहीं रजिस्टर्ड है, तो ये आंकड़ा काफी बड़ा होगा। देखिए ऐसे जी, मैं आज की जो रिपोर्ट आई है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर भी विपक्ष की निगाह डालना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष को दिख नहीं रहा है। अगर आप बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड जब हमें मिला था तब 233 करोड़ इसकी जब रेवेन्यू थी, तो आज 12,000 करोड़ पार कर गया है। तो इस तरह से जो प्रोग्रेस है वो भी उसमें देखनी पड़ेगी। अगर उद्योग धंधों की बात करें जो हमारे पास उस वक्त थे, आज वो उद्योग धंधे 5 गुना करीब बढ़े हैं और आपका निवेश जो है 20 गुना बढ़ा है, नौकरियां 8 गुना ज्यादा बड़ी हैं। तो सारी चीज बढ़ रही हैं, लेकिन जहां पर अंतर आ रहा है, अंतर का हमें समीक्षा करनी कि पहाड़ और मैदान में इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो उसमें एक भौगोलिक परिस्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और जो पलायन रहा है उसका वो महत्वपूर्ण बिंदु है। उस पलायन को रोकने के लिए सरकारों ने क्या काम किए वो सभी देख रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार की मैं बात करूंगा कि हमारी सरकार इसको रोकने के लिए, इस विकास के लिए बहुत सतत प्रयास कर रही है। और मैं उत्तराखंड सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय मोदी जी की बात कर रहा हूं। मोहन काला जी, ठीक है नवीन जी रुकेगा। मोहन काला जी, नवीन जी कह रहे हैं उनकी सरकार काम कर रही है, यानी कि आपकी सरकार जितने भी साल रही उन्होंने टाइम वेस्ट किया, समय बर्बाद किया, नहीं तो आज पहाड़ की स्थिति कुछ और होती। अगर हमारी सरकार ना होती तो आज मैदान में जो ये आय की आप बात कर रही ना, तो ये भी ना आई होती। फिर साली जी को शायद ये बता दूं मैं, अरे हमारी सरकार नहीं होती तो काला जी प्रदेश ही नहीं बना होता। आप जिस चीज का श्रेय आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस श्रेय के पीछे कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस ने कुछ काम करा होता तो आपकी इतनी दुर्गति आज नहीं होती। अगर मैदान आपकी इज्जत बचा रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। अगर मैदान आपकी इज्जत बचा रहा है, आज आपके पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आप बोल ही सकते हैं, काम कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ बैठ भी ना पाते, गार बजाने के अलावा क्या कर सकते हैं? आप गार बजाने के अलावा क्या कर सकते हैं? एक एक करके प्लीज 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 एक एक करके। इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जनता स्वीकार करती है। प्रदेश की देवतुल्य जनता स्वीकार करती है। प्रशाले जी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए प्रशाले जी, रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, एक एक करके बात करिए।
नहीं कर सकते कि मतलब कुछ भी करे कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बर्बादी की जड़ है, बिल्कुल जड़ है ये, इसलिए जनता ने इनका हाल किया है। मोहन जी। यशी जी पिरशाली जी को बताइए कि व्यंग्यात्मक हंसी से कुछ नहीं होगा। नवीन पिरशाली जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। व्यंग्यात्मक हंसी आपकी परेशानी बता रही है, आपका फ्रस्ट्रेशन बता रही है। नवीन पिरशाली जी प्लीज नवीन पिरशाली जी डोंट इंटरप्ट प्लीज, रुक जाइए जरा, आपको भी मौका मिलेगा। नवीन पिरशाली जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। नवीन पिरशाली जी this is not right behavior, please this is not the right behavior। नवीन पिरशाली जी रुक जाइए जरा, सुन लीजिए, मोहन काला जी को भी सुन लीजिए, 2 मिनट दे दीजिए उनको। यशी जी अरुण शर्मा जी बैठे हैं, हाँ जी, शांति प्रसाद भट्ट जी बैठे हैं, आप नेता के पैनलिस्ट बैठे हैं, और हम सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा जो है जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने हमारे यहाँ शर्मा जी को बैठा रखा है, अरुण शर्मा जी को। अगर मैं कहीं झूठ बोलूं, 60,000 से ज्यादा समस्त जितने विभाग है हमारे यहाँ, जो विभिन्न विभाग हैं, 65,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं इसी प्रदेश के अंदर। ये गाल बजाने से मैं कह रहा हूं प्रदेश नहीं चला करते हैं पिरशाली जी। यही मैं आपको समझा रहा हूँ काला जी, यही हम आपको समझा रहे हैं। हमारी सरकार उन पदों को भरने का काम कर रही है, और हमारी सरकार ने भरा है। जितनी आपकी सरकार है, मोहन जी एक सेकंड, नवीन पिरशाली जी रुकिए जरा। मोहन काला जी देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा भर्तियां धामी सरकार में हुई। 1 साल में दी है। नवीन पिरशाली जी एक सेकेंड, नवीन पिरशाली जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। नवीन पिरशाली जी बताना चाहता हूँ कि जितनी कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में नहीं दे पाई नौकरी, उतनी नौकरी धामी जी ने 1 साल में दी। पिरशाली जी, 9.5 लाख पिरशाली जी प्लीज, 9.5 लाख बेरोजगार ये गलत तरीका है। अरे उत्तराखंड के हैं, आपके टाइम में ज्यादा थे, हम कम करते जा रहे हैं। पिरशाली जी इसी हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी सरकार उन्होंने तो बैकलॉग रख दिया था सारा। आपकी 10 साल की कांग्रेस की सरकार और धामी जी के 10 महीने की सरकार बराबर है। जितने धामी जी ने पिछले 10 महीने में दिया। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। नवीन पिरशाली जी, लूटने की कोशिश न करें। नवीन पिरशाली जी रुक जाइए जरा। नवीन पिरशाली जी, देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल पहाड़ के भविष्य पर बात कर ले, हम पहाड़ के भविष्य पर बात कर ले। 10 साल में कांग्रेस ने जो रोजगार दिए, उससे ज्यादा धामी जी ने 10 महीने में दिए। चलिए अरुण शर्मा जी निराकरण करेंगे जरा। अरुण शर्मा जी जी से मिल लीजिए जाके। अरुण जी सरकार की पोल खोल रहे हैं विधानसभा के अंदर। अरुण जी सभी से मिलते हैं। नवीन पिरशाली जी, मोहन काला जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज रुक जाइए। अरुण जी को सुन लीजिए जरा, दोनों लोगों को म्यूट करिएगा। अरुण शर्मा जी, ये आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं पहाड़ के विनाश का कारण है। नवीन जी और मोहन काला जी प्लीज, आई एम वार्निंग यू प्लीज। नवीन पिरशाली जी और मोहन काला जी प्लीज, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट में बैठने का, प्लीज। मोहन काला जी, मोहन काला जी एक संसदीय भाषा में आपको समझाया जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, बहुत ही संसदीय भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि आपकी सरकार ने जितने 10 साल में। नवीन पिरशाली जी और मोहन काला जी, आप रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। बाकी डिबेट में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका रिएक्शन भी जरूरी है, उनका रिएक्शन भी जरूरी है, प्लीज होल्ड ऑन। अरुण शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं पहाड़ के विनाश का कारण है, जो साफ तौर पर नजर आता है। शर्म आनी चाहिए। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? तो कांग्रेस को आनी चाहिए। अरुण जी, आपको आवाज मिल रही है? पलायन आयोग भाग गया आपके नेतृत्व में, यूके SSS घोटाला हो गया आपके नेतृत्व में, यूके हमने तो रोका है उसको, हमने ठीक है। अरुण जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। शांति प्रसाद जी, कारगुजारियां हैं। अरे जाकर वहां पहले वो दारू तो चढ़वा दीजिए पहाड़ों पर, जो शराब नीति ला रहे हो पहाड़ों पर जाने के लिए। हरीश रावत जी की टेनिस की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? हरीश रावत जी की? अरे हरीश रावत की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी, मोहन काला जी और नवीन पिरशाली जी, इस डिबेट में बहुत सारे लोग और भी हैं आपके अलावा। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। नवीन पिरशाली जी, जवाब दीजिए। अरुण जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या मेरी?
है हिम्मत आपके अंदर? अरुण जी, जवाब आपको आवाज देने की मिल पा रही है मेरी? सब हिम्मत है हमारे अरे में, हिम्मत है आपके अंदर सब जवाब हिम्मत देने है। की? 65,000 पद क्यों नहीं? अरुण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, जैसी अरुण जी, जिनसे लीजिए 65,000 आरोप पद क्यों रिक्त प्रत्यारोप है? पहाड़ का जिम्मेदार है, पहाड़ के विनाश का जिम्मेदार है। जिस तरीके से हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, हमने कितना किया या आपने कितना किया, इसी पर बहस होती रहेगी। पहाड़ का विकास कैसे होगा? ये मुद्दों पे बात ही नहीं करते। ठीक यशी जी, है, आप ठीक है। पहले बात मोहन तो काला भारतीय जी, जनता एक पार्टी के सेकंड रुक ऐसे जाओ। लोगों मोहन को काला बैठे जी, जो मोहन अरे काला आगे जी, मुद्दे पे बात तो कर रहे हैं। मोहन काला जी अरे रुक मोहन जाइए काला जरा। जी, वरिष्ठ आगे पत्रकार मुद्दे जी को पे मौका बात दे कर रहे हैं। दीजिए। अरुण शर्मा जी, आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। नहीं है। मोहन काला जी और नवीन प्रशाली जी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज नॉट द राइट वे। मोहन काला जी और नवीन प्रशाली जी, आई एम वार्निंग यू। मिलेगा, सब चीज का जवाब मिलेगा। कांग्रेस की दुर्गति होगी कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को इसी तरीके से बात करनी है तो प्लीज आप पीछे ऑफ कैमरा बात करिए, फिर इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। अरुण शर्मा जी, यही आरोप प्रत्यारोप पहाड़ को ले डूबा है। यशी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर इस पहाड़ का, उत्तराखंड का पिछले 24 सालों में बहुत विकास हुआ है। ये कहना गलत है कि किसी सरकार ने विकास नहीं किया। आज सड़कें पहुंच गई है जगह जगह, बिजली पानी पहुंच गया है जगह जगह, अस्पताल और स्कूल पहुंच गए हैं जगह जगह। और ऐसा भी नहीं है, पहले हम जिस तरह 4 धाम की यात्रा करते रहे, गढ़वाल में जो पर्टिकुलर, मैं गढ़वाल रीजन की बात करूंगा, गढ़वाल में 6 महीने का जो यात्रा सीजन होता था वही उसकी आर्थिकी का आधार होता था। आज कम से कम साल भर चीजें चल रही हैं। ओलीवे देखिए, पर्यटक पहुंच रहे हैं, राफ्टिंग के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये स्थानीय लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा जरिया है जो पहले नहीं होता था। अब देखिए, शीतकालीन पर्यटन भी चल रहा है। लोग केवल मौसम का हाल सुनकर दौड़े चले आते हैं इस पहाड़ की तरफ कि कहीं ना कहीं हमें बर्फबारी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, ये धीरे धीरे होता है। अगर विकास को हम एक दिन की बात करें तो वो नहीं होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, और चाहे वो नानदत्त तिवारी जी की सरकार हो या आज की सरकार हो, जितनी भी सरकारें रही है, इन्होंने उत्तराखंड के लिए विकास का काम किया। निश्चित तौर पर तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी को कमतर आंकना मेरे ख्याल से गलत होगा। हम राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो अलग बात है। निश्चित तौर पर इस उत्तराखंड के विकास में कोश्यारी जी का भी उतना ही योगदान है, नित्यानंद स्वामी का भी उतना ही योगदान है, तिवारी जी का भी उतना ही योगदान है, हरीश रावत का भी उतना ही योगदान है, विजय मेहरा का। हम नीतियों की खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं देखिए, जो 25, अगर हम 24 साल पहले की स्थिति का उत्तराखंड देखें, उत्तर प्रदेश के जमाने का, और आज का उत्तराखंड देखें, तो अब आंख बंद कर या घोड़े का पट्टा लगाकर दिखने लगे तब तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा। निश्चित तौर पर खुली आंख से और खुले कान से हमें अगर देखना है तो हमें उत्तराखंड का विकास भी नजर आएगा और नई नई चीजें भी नजर आएंगी। जी हसी जी, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, 1 घंटे की डिबेट है और इस डिबेट में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं। भाई, जो सदन में रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार ये डिबेट चल रही है। भाई, अगर 44 पनबिजली परियोजनाएं अगर बंद हुई हैं, जिन पर विकास के लिए उनको खुलवाया जाना चाहिए था, जनता से वोट मांगकर आपने यही कहा था कि वो पहाड़ का विकास करेंगे। अगर वो पनबिजली परियोजनाएं रुकी हैं तो इसमें सरकार की नीतियों का और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। अगर 9.5 लाख बेरोजगार सेवा नियोजन कार्यालय में हैं, ये कोई हम तो रिपोर्ट लेके नहीं आए, तो भाई ये सरकार का काम है। और 65,000 जो है रिक्त पद खाली हैं, ये सरकार कह रही है, हम तो कह नहीं रहे। अब हम ये भी ना कहें कि भाई वो 65,000 अगर बच्चों को रोजगार मिल जाता तो पहाड़ की आर्थिकी सुधर जाती। भाई 2110 शांति प्रसाद भट्ट जी, 2110 लोगों की जान चली गई जिनको जानवरों ने मार दिया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हम हर डिबेट में कहते हैं कि वन अधिनियम ने पहाड़ के किसान को खेती से दूर कर दिया। अब यही सरकार वाई लूटती है कि हमने 500 रुपए किसान को जो है किसान सम्मान निधि दी है, इसका मतलब किसान बेरोजगार है। फिर आप कह रहे हो कि पहाड़ में 1 लाख रुपए रोज उसको जो है आमदनी हो गई। वो किसकी आमदनी है? सरकार इसको भी तो खोल के बताए। उद्योगपतियों की है, कर्मचारियों की है, व्यापारियों की है,
किसकी है? किसान तो 500 रुपए में बेचारा जिंदगी जी रहा है, जंगली जानवरों से परेशान है। कहने का मतलब है, अगर विपक्ष के नेता होने के नाते अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो वो सरकार की नीतियों पर, सरकार की असफलताओं को जो सदन में रखी गई है उसी पे तो हम बोल रहे हैं। आज सदन को चौथा दिन है, कल लास्ट दिन है। सरकार ने कैग की रिपोर्ट पर अभी तक एक शब्द नहीं बोला कि जो भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ है उस पर अब सरकार क्या करेगी। अरे आपके उद्यान मंत्रियों पर आरोप लगा है, कोऑपरेटिव मंत्री पर आरोप लगा हुआ है, आपके उच्च शिक्षा पे आरोप लगा हुआ है, हर डिपार्टमेंट पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप इस पर चर्चा करें तब तो बात भी है, मगर ये कह देना कि कांग्रेस ने ऐसा किया, हम तो कर रहे हैं, ये कहकर आप जनता का ध्यान भटका सकते हो। हमारा ये कहना है कि ये जो सदन पे रिपोर्ट रखी गई है ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी साबित कर रही है। और जो आरोप हम लगा रहे हैं कि 10 पर्वतीय जनपद उपेक्षित है, वहां सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार देने में असफल हुई है। नवीन प्रशाली जी जवाब देंगे, उसके बाद विपिन खन्ना जी आपका रुख करते हैं। नवीन प्रशाली जी, आज वो हो गया। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि विपक्ष का जो चश्मा है उस चश्मे से केवल नाकामी ही नजर आ रही है। अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि विकास हुआ है उत्तराखंड का, और मैं भी वही कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारे आंकड़े आए हैं उनको भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। अगर यहाँ पर अगर बेरोजगार पंजीकृत है तो उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ रही है, उत्तराखंड के बच्चे नौजवान हो रहे हैं, जो बच्चे नौजवान होंगे उनको रोजगार भी चाहिए, वो अपने रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। ये भी एक सतत प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन हमेशा होगा, बेरोजगार हमेशा रहेंगे, फिर उनको नौकरी मिलेगी, फिर दूसरे लोग आएंगे, ये नौकरी का भी सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपकी जो नजर है उस नजर में मोतियाबिंद अगर होगा हमेशा, अगर बिल्कुल ही आपको नहीं दिख रहा है उत्तराखंड का विकास, और माननीय मोदी जी का प्रयास भी नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास नहीं दिख रहा है, तो आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको विकास तो दिख रहा है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आपकी खींच जो बता रही है, आप लोगों की जो खींच बता रही है, वो खींच है कि आज भारतीय जनता पार्टी इतना सफल क्यों हो गई है। और मेरा कहना यह है आप लोगों से कि आप भारतीय जनता पार्टी की सफलता को मैं मीन में निकालने की बजाय, भारतीय जनता पार्टी की सफलता से, सरकार की सफलता से ईर्ष्या करने की बजाय अपने संगठनों को देखते, अपना करते, जनता के हित में कुछ बोलते, ढंग से जनता के साथ रहते, तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। आज कहाँ है आप लोग, कहाँ है आप लोग? जनता ने हाशिए पर खड़ा कर दिया आप लोगों को, जनता ने हाशिए पर खड़ा कर दिया आपकी इन्हीं नीतियों से, आपके इन्हीं कूद से आप हाशिए पर खड़े हो गए। आप गठबंधन में बना लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मुकाबला आप नहीं कर सकते। आप सारे इकट्ठे हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस सब पुरानी। ठीक है, विपिन खन्ना जी अपनी बात को पूरा करेंगे। विपिन खन्ना जी, हाँ, इसके बाद मोहन जी मैं आपके पास आती हूँ, रुक जाइए। विपिन खन्ना जी। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी का तो ये हाल है कि जब भी पूछो एक ही उत्तर, कांग्रेस जिम्मेदार, मतलब कांग्रेस को जिम्मेदार नवीन जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा प्लीज। देना है। और जो इनकी, अरे खन्ना जी ये बोल बोल के तो आपकी दिल्ली में सरकार आ गई। नवीन जी मैं बार बार आपको मना करती हूँ, उसके बावजूद भी आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। क्या करूं बताइए, मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूँ, 3 विपक्ष बैठा, तो जो बोलेगा मैं उसके बीच में तो बोलूंगा। मैं क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मैं कुछ नहीं बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नवीन जी आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा, आप अपने वक्त पर बोलिएगा। इस तरीके से अगर आप बीच में करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नवीन जी आप समझिए ना, मुझे भी बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है। आप 3 लोगों को नहीं कर पा रहे, मैं 5 लोगों को कर रही हूँ, समझिए ना सर, मेरा भी दर्द समझिए। विपिन जी, रखी सदन में ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, शायद शब्द आपको याद होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मीठा मीठा हमारा और खट्टा खट्टा तुम्हारा। अब शर्मा जी की बात तो इन्होंने पकड़ ली कि देखो शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात है कि पहाड़ का विकास हुआ, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसका कारण यह है कि 24 साल का लंबा अंतराल किसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था। अगर 24 साल बाद भी आप किसानों के खाते में 500 रुपये जमा कर रहे हैं तो ये आपकी विफलताएं हैं। अगर 24 साल के बाद भी आप मनरेगा की मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी विफलताएं हैं। अगर 24 साल के बाद भी 9.5 लाख रजिस्टर्ड युवा हमारे बेरोजगार हैं, 65,000 पद खाली हैं, तो ये आपकी विफलताएं हैं। अगर 24 साल के बाद भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है तो ये आपकी विफलता है। अगर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा देने में आप नाकाम हैं
तो ये आपकी विफलताएं हैं। केवल ये नहीं कह सकते कि जी कांग्रेस ने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? पूरी बात सुनी नहीं शायद। आपने इन्वेस्टर सीमेंट में खरबों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए देश की जनता के, प्रदेश की जनता के, लेकिन आज आप एक भी नौकरी का आंकड़ा पेश नहीं कर सकते। आपकी दो मुख्यमंत्रियों ने इन्वेस्टर समिट करवाया, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन आज भी आप उसका आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने रोजगार दे पाए हैं, और आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जो आय, जो आपने रिपोर्ट पेश करी है कि 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय, ये किसकी आय है? ये उस बेरोजगार की आय है, ये किसान की आय है, या उस गरीब महिला की आय है जिसको आप 1 सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं? भाई किसको दे रहे हैं? 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं तो 5 किलो राशन के लिए आपको कोई वोट क्यों देगा? तो ये आपकी जो रिपोर्ट है, ये आपकी विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। ठीक है मोहन काला जी, रुकिएगा नवीन जी, होल्ड योर हॉर्सेस। मोहन काला जी अपनी बात को पूरा करें। ऋषि जी रिपोर्ट ने पूरी तरीके से, और मैं अरुण शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जिनको 70 साल का विकास नहीं दिखा तो इनको पहले पूर्व का कहां से विकास दिखेगा? इनकी आंखों में तो मोदिया छाया हुआ है, इनको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। इस प्रदेश के अंदर आप देखिए यशी जी कि इसी प्रदेश के अंदर 25,000 उपनल कर्मचारी सरकार के खिलाफ होते हैं। इसी प्रदेश के अंदर 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी की जो आशा कार्य करती हैं वो सरकार के खिलाफ होती हैं। जीएसटी से 150 से ज्यादा लोगों को जीएसटी कार्यालय से जो उपनल के माध्यम से थे उनको बाहर निकाल दिया जाता है। 250 लोग विधानसभा में, जहां इन्हीं के जो मंत्री हैं उनकी मोहर से उनको लगाया जाता है और फिर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनको हटा दिया जाता है। ऐसे लोग 20 से ज्यादा घोटाले इस प्रदेश के अंदर, जहां पर कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने यतीश्वरानंद जी के कहने पर सहकारिता विभाग में जो घोटाला हुआ था उनके पदों को, उनकी नियुक्तियों को रद्द किया। तो ये ऐसे हैं भ्रष्टाचारी, ऐसे हैं ये प्रदेश को खंगालने वाले। पहले तो ये 10 साल से तो भाजपा के लोग खा रहे थे, अब ये जानवरों से जनता को खिलवा रहे हैं, और हर दिन जानवर जो है जनता को खाने का काम कर रहा है, निवाला बनाने का काम कर रहा है, पर ये बेशर्मी से बैठे हुए हैं, आंखों पे मोदी का चश्मा लगाकर। आप देखिए ये सारे आंकड़े हैं, आप देखिए टीरी के अंदर आज भी 27 MBBS डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं, वो आज तक नहीं भरे गए। प्रतापनगर के अंदर 9 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए, आज तक नहीं भरे गए हैं। अरे भैया हकीकत पे बात करो ना। देखिए यशु जी, ये तो बोलते रहेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद मेरे लिए आपने बोला है बोलने के लिए। काला जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना आपको। मोहन जी सुन लीजिए, आप मोहन जी सुन लीजिए, काला जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। जब जनता दुर्गति कर देती है तो इस तरह से आपा नहीं होना चाहिए। मोहन काला जी सुन लीजिए जरा। चिंता ये होती है क्योंकि मोहन काला जी, अब आप सुनेंगे थोड़ा सा। मोहन काला जी सुन लीजिए, दलों की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए कि आप कितने दिन तक भाजपा में बने रहेंगे। जी सवाल लेकिन सीधा सीधा ये है, जवाब आपको सिर्फ इतना ही देना है कि जब सब कुछ ठीक है, तो आपके कर्मचारी, आशा कार्यकर्तियां, ये सब सड़कों पर नजर क्यों आ रहे हैं? युवा बेरोजगार जो है वो सड़कों पर नजर क्यों आ रहे हैं? सब कुछ ठीक है तो जी यशी जी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे मित्र मोहन काला जी बोल रहे थे। नहीं हो गया, टाइम हो गया। काला जी चुप रहिए जरा, थोड़ा सा चुप रहना सीख लीजिए। काला जी ध्यान से सुनना सीखिए जरा, सुनने की सामर्थ्य रखिए भाई साहब, सुनने की सामर्थ्य रखिए। काला जी सुनने की सामर्थ्य रखो, थोड़ा देर चुप रहिए, धैर्य रखिए। आपके जवाब दे दीजिए बस इन सवालों के। सब दे रहे हैं। फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा नवीन जी। आपकी कुर्सी में कोई दिक्कत तो नहीं है काला जी? मुझे लग रहा है कुर्सी ठीक होगी आपकी। आप बैठिए, ध्यान से मेरी सुनिए। मैं यशी जी इस वक्त बागेश्वर की गरुड़ ढकाई रोड पर हूँ। ये कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, आप वही बीमारी, आपको यही तो दिक्कत है। आप दूसरी जगह मत भाग जाइएगा। आप में यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। मोहन जी समय कम है, मोहन जी समय कम है, मोहन जी समय कम है जी। नवीन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। मैं आंदोलन से आया था, एक पार्टी में था, दूसरी पार्टी में आया हूँ, यही रहूंगा। आपकी तरह इधर उधर नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, वहीं बैठे मेरा इतिहास देखिए, मेरा इतिहास। अरे मोहन काला का तुम्हारे इतिहास से क्या करूँगा? आपके इतिहास से नहीं हो रहा। क्या ये जवाब हो सकता है कि आप अलग पार्टी से आए और आप बीजेपी में आ गए हैं, वो एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं? ये कोई जवाब हुआ? इससे जनता का क्या फायदा होने वाला है? अरे मोहन काला जी सुन लीजिए, आपकी पार्टी नवीन जी नंबर चाहिए।
कहाँ नवीन नंबर जी, चाहिए आपको? सरकार देखी तो वहां भाग गए। अरे कहाँ क्या बात कर रहे हो? रुको तो सही। आप चलिए ठीक है, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे हम, जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहीं ना कहीं कहा गया है कि मैदान जो है वो 1 दशक पिछड़ चुका है, माफ कीजिएगा, पहाड़ जो है वो 1 दशक पिछड़ चुका है मैदान से, और कहीं ना कहीं जो पलायन की समस्या है वो पहाड़ों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे सरकार पहाड़ों पर किस तरीके से ध्यान देगी या पहाड़ तक विकास किस तरीके से पहुंचेगा, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।